अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और साथ साथ CME गैप का दिन, यानी कि इन दोनों ने मार्केट को यहाँ पे पूरी तरह कंट्रोल करना था। और साथ साथ एक नई चीज़ हमें देखने को मिली जिसका अंदेशा मैंने मिडनाइट में ही शेयर कर दिया था, यानी कि कल मिडनाइट में। और वो ये दोस्तों कि ऑयल प्राइसेस ने अपना आगाज़ जो है वो हाई मोमेंटम से किया। वजह क्या बनी? जितनी भी यहाँ पे निगोसिएशन की बातें हो रही थी दोस्तों, वो सारी नाकाम हुई, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त ना हो सकी। नतीजे में यहाँ पर XAU स्टार्ट ऑफ द डे में यहाँ पे पूरी तरह क्रैश कर गया। ठीक है जी। और इस वक्त भी जो हम यहाँ पर ऑयल के प्राइसेस में मुसलसल सेंट्स बाय सेंट्स इजाफा देख रहे हैं, ये BTC को यहाँ पे मायूसी की तरफ मज़ीद लेके जा रहा है। व्यूवर्स का पूछना था कि क्या यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि CPI से पहले पहले आपको करेक्शन तो देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं कि अपर लेवल पे एक स्लाइड चल रही है और उस स्लाइड में सारे का सारा मामला गड़बड़ है, यानी कि सालाना 1.5% फॉल। ठीक है जी। BNB फॉल, डॉज फॉल, सारी मार्केट में 2 से 2.5 और कहीं पे 8% तक का करेक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब इस करेक्शन को बिगनर हजरात कैसे समझेंगे, मैं ये बताने वाला हूँ। अब देखें दोस्तों, ऑयल प्राइसेस बढ़ने से यहाँ पे इंस्टीट्यूशनली जो वीकर जोन जाग जाती हैं, उसमें कहीं ना कहीं दूसरा एंड भी कमज़ोर हो जाता है। और दूसरा एंड है कि CPI रिपोर्ट से पहले लोग फिर से एक नई जो कि है सोच में मुब्तला हो चुके हैं कि मिसाल के तौर पे सारी इकोनॉमी जो पहले से ही ठंडी पड़ी हुई है, वो अचानक CPI की वजह से कूल से सीधा हॉट ना हो जाए। वजह यह है कि आज से कोई 2 माह पहले ऐसी चीज़ हम देख चुके हैं। उसमें मेन चीज़ हमने क्या देखी थी कि सारी मार्केट उस वक़्त एकदम हॉट थी और उसको कूल का नाम दे के सारों के मुंह बंद करा दिए गए। मुझे उम्मीद है कि मेरी ऑडियंस को याद होगा कि मैंने आप सब दोस्तों को बताया था, क्लियरली बताया था कि ये डाटा इस वक्त वॉल स्ट्रीट भी कबूल नहीं कर रही। ठीक है। इवन के वॉल स्ट्रीट के जो एनालिसिस थे, उन्होंने कहा कि भाई इसकी तो रीवेरिफिकेशन होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं आज तक कि जो इकोनॉमी के डाटा हों उसकी भी रीवेरिफिकेशन हो, कभी नहीं होता। तो अगर इस CPI ने हमें यहाँ पर हैरान कर दिया तो यकीनन मार्केटों का रुख अचानक से बदल जाएगा। आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन दोस्तों, हमने देखा कि जो स्टॉक थी उसके अंदर सेलिंग प्रेशर देखा गया। इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन देखा गया। यानी कि स्टॉक होल्डर्स को ये यकीन हुआ कि अगर हम इस वक्त मार्केट से एग्ज़िट कर जाते हैं तो ये तो बेहतर होगा कि हमें दोबारा लोअर लेवल पे बाइंग करने को मिल जाएगी। और जब कभी स्टॉक हिलते हैं तो यकीनन फिर डॉलर को थोड़ी बहुत यहाँ पे तकवीत मिलती है। दूसरी तरफ गाइस, जापानीज़ जो येन है, ठीक है, उसकी कमांड और अटेंशन यहाँ पे हिस्टोरिकली लो हो चुकी है अगेंस्ट द डॉलर। अब सवाल ये पैदा होगा कि आप सोच रहे होंगे कि उस्मान भाई हमें रात के इस पहर जापानी येन के बारे में क्यों बता रहे हैं। देखें दोस्तों, इनके पास सबसे ज़्यादा यील्ड पड़े हुए हैं। कौन से? बॉन्ड यील्ड अमेरिका के, ये होल्ड करते हैं। जब उनका येन कमज़ोर होता चला जाएगा तो भाई मेरे, उनके पास सिर्फ एक ही बटन है, क्या? सेलिंग का। उन्होंने अगर यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट कर दी तो दोस्तों, ये तो मैं भी नहीं जानता कि फिर पंप किधर किधर से आएगा। ठीक है जी। और किस किस मार्केट में आएगा। आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर आप हमारे चैनल को काफ़ी अरसे से देख रहे हैं तो मैंने हमेशा वक्त से पहले आपको आगाही दी है। मैं यहाँ पे बार बार बेवजह जापानीज़ येन का जिक्र यूं ही नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कि जापानीज़ येन कभी भी इतना हिस्टोरिकली लो हुआ ही नहीं था। इसका लो होते चले जाना बेसिकली एक बड़े इनफ्लो का आउटफ्लो को दावत देता है। ठीक है जी। और आउटफ्लो दोस्तों, आपको पता है, यील्ड के अंदर आएगा। लास्ट में आते हैं कि बिटकॉइन एनालिसिस्ट को ये यकीन है कि जी आने वाले दिनों में एक बड़ा इंस्टीट्यूशनल इनफ्लो आ सकता है। फ़िलहाल मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, इसलिए कि अगर हमें हॉर्मस को लेकर कोई पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल जाती है, यानी कि हॉर्मस पूरी तरह ओपन हो जाती है, तो ये मेरी ज़ाती राय है दोस्तों, आप इससे डिसएग्री हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि BTC उस वक़्त अच्छा खासा अपनी जगह से हिल जाएगा।
जिसे हम काइंड ऑफ दावत समझेंगे एक क्रैश की। तो दोस्तों ये चीज़ें ज़रा याद रखने वाली हैं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों कि जो इंडेक्स है वो यहाँ पे 99.80 तक पहुँच चुका है। 0.26 का इजाफा, ये बहुत बड़ा इजाफा है। जबकि जो फ्राइडे मिडनाइट की क्लोजिंग थी वो एनएफपी की वजह से काफ़ी मायूसियाँ लेकर आई थी इंडेक्स के लिए। और मैं साथ साथ आपको मुसलसल गाइड कर रहा हूँ कि गाइस ये मत भूलिएगा कि इंडेक्स का यहाँ पे मजबूत होना तमाम मार्केटों के लिए दुश्वारियाँ पैदा कर रहा है। अब देखना तो ये है कि सीपीआई में इसके साथ क्या होता है। और ये रहे दोस्तों ताज़ा तरीन ऑयल प्राइसेस की सूरत हाल। आपको ये भी याद होना चाहिए, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मैंने आपको इस चीज़ से मैक्सिमम जो कि है एक्सपीरियंस दिलाने की कोशिश की है कि अगर सैटरडे और संडे की जो निगोसिएशन की खबरें थी वो सच्ची होती और उनमें अगर कोई दम होता तो हमें आज ये मार्केट क्रैश होती दिखाई देती। कौन सी? ऑयल की। अब यहाँ पर WTI में जो इजाफा हुआ है दोस्तों वो काफ़ी बड़ा है। 77.08 से मार्केट ने दिन का आगाज़ किया और हम 81.85 पे पहुंच चुके हैं। लगभग दोनों में $5 का इजाफा। अब इस वक्त ब्रेंट जो है दोस्तों 90 में ऐड होने की तैयारी कर रहा है। सीपीआई से पहले पहले अगर ये मुसलसल इसी तरह ही बढ़ता रहा तो एक बड़ा झटका दोनों मार्केटों को लग सकता है। मार्केट की कैपिटलाइजेशन और उसके साथ डोमिनेंस का फॉल करना हमें इस बात का अंदेशा देता है दोस्तों कि मार्केट किसी बड़े करेक्शन की यहाँ पे तैयारी कर रही है, जिसका पहला नज़ारा आपने तकरीबन 2 घंटे पहले देख लिया है। और नतीजे में मार्केट अपने पुराने तरीन 15 दिन पुराने यानी कि लेवल पे आ चुकी है। कुछ ही देर पहले आप 63,800 तक का लो देख चुके हैं और डोमिनेंस में दोस्तों इस करेक्शन के दरमियान 0.60% की हुई है कमी। अब ये कमी हमें पूरी तरह इस बात का यकीन दिलाती है कि बीटीसी होल्डर्स ने इस मौके को एग्जिट के लिए इस्तेमाल किया। उन्हें लगा कि मार्केट यहाँ से इससे पहले किसी और वजह से क्रैश करे, हम इसमें से एग्जिट बना लेते हैं। ये उनका दोस्तों अंदाज़ा गलत भी ना था, इसलिए कि मार्केट जो है वो 65,000 और 64,900 के दरमियान स्टक थी। और जैसे कि मैंने सुबह भी आपको बताया कि इतना ज़्यादा ओवरस्टे हमें ऑटोमेटिकली इस बात का यकीन दिला देता है कि समथिंग बिग न्यू इज़ कमिंग, और वो आ गई। आपने देखा कि इवन के इथीरियम भी आखिरकार 1905 जैसी रेजिस्टेंस से रिजेक्ट होके बिल्कुल एक्यूरेट 1870 पे खड़ा है। ठीक है जी। और जो डाटा मेरे पास मौजूद है उसके मुताबिक हमने 1868 का लो देखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पिछले तमाम एनालिसिस अगर आपने हमारे साथ वॉच किए हैं तो ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि किस तरह कैंडल चार्ट वर्क करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने हर चीज़ आपको साथ साथ अपडेट की है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस और लो की, वो कहाँ पर अवेलेबल है। देखें गाइस, हमें 65,500 की रेजिस्टेंस नहीं मिलनी थी, नहीं मिली। हम 65,500 और 800 के दरमियान जा ही नहीं सके। ये होती है दोस्तों कैंडल चार्ट स्टडी, क्योंकि हमें यहाँ पर मिल रही थी बिल्कुल बेरिश एंगल्फिंग कैंडल्स। इवन के बुलिश कैंडल्स भी बनती थी तो वो एंगल्फिंग की शक्ल इख्तियार कर जाती थी, यानी कि फौरी तौर पे रिवर्सल ले लेने वाली कैंडल। उससे बिल्कुल सिंपल वे में पता चल जाता है कि मार्केट में इतनी ताकत ही नहीं है जितनी वो हिम्मत करने की कोशिश कर रही है। अब आपने देखा कि ये जो 63,800 का लो आया है, अभी भी यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। मार्केट को गिरते हुए तकरीबन 8 घंटे होने को हैं। देयर इज़ नो सपोर्ट, सो वी नीड, हमें चाहिए यहाँ पे सपोर्ट, नहीं तो पुराना कैंडल चार्ट ओपन करना पड़ेगा। ये देखें, अब मान लें यहाँ पे सपोर्ट ना मिलने के नतीजे में पहला नियरेस्ट लो 63,500 का है और 63,500 के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, हम सीधा 62,500 की तरफ जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल बराह रास्त इसका आपस में कनेक्शन बनने जा रहा है। बेहतर ये होगा कि मार्केट अपने फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन का आगाज़, यानी कि ये जो 4 घंटे बाद होने वाला है, ये 64,500 से ही करें। 64,500 इसमें फिर से एनर्जी लेकर के आ सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो दोस्तों हमें ऑटोमेटिकली 63,000 के लो की यहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो जाहिर बात है करेक्शन किसी और वे में चली जाएगी।
1925 पे इंतहाई ज़्यादा और एक्स्ट्रा ओवरस्टे करने के बाद इथीरियम ने दोस्तों यहाँ पे 1868 पे आकर के अपनी पोजीशन बना ली है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसे मत देखें प्लीज़, थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इसे देखें। 1870 ये करेक्शन आई है दोस्तों तकरीबन $60 की, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब अगर इसने 1870 को अपनी सपोर्ट बना लिया है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस अब इसके पास 1890 की है। लेकिन क्योंकि जिस तरह BTC की हमने यहाँ पे हिस्ट्री खोली, मैं समझता हूँ इथीरियम को भी देखना चाहिए। इसके बिल्कुल ऑपोजिट में हमारे पास जो लोअर लेवल है दोस्तों वो 1850 और 1840 का है। यानी कि अगर यहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं मिलती तो ये प्रेशर बढ़ने वाला है। और नियरेस्ट लो हम ज़रूर देखेंगे, नियरेस्ट लो है दोस्तों 1850 का, ठीक है। तो 1850 के इस लो के बाद ऑटोमेटिकली मार्केट की जो लिक्विडेशन है वो तेज़ी से बढ़ सकती है। अपर लेवल पे आते हैं दोस्तों, हमें फिर से 1890 की ज़रूरत रहेगी, यानी कि हम पूरे एक हफ्ता पीछे चले गए हैं लेवल्स को लेकर, क्योंकि ये CPI का इम्पैक्ट भी है। इससे पहले हम आर्ट सेशन की तरफ बढ़ें, आप दोस्तों से एक सवाल है, व्यूअर्स का सवाल था कि आप यहाँ पर BTC इथीरियम की वीकली जो अपडेट्स होती हैं वो शेयर किया करें। हम इस वीडियो को दोस्तों तकरीबन 6 माह हो चुका है ख़त्म कर चुके हैं आपके कम रिस्पॉन्स की वजह से। लेकिन अगर आज की इस वीडियो में व्यूअर्स के कमेंट्स आते हैं, वो अपने इजहार करते हैं कि आप ज़रूर BTC और इथीरियम की वीकली वीडियो शेयर करें, तो हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते से इस सिलसिले का आगाज़ कर देंगे। तो आपके कमेंट्स का रिप्लाई का इंतज़ार रहेगा। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। सो गाइस, आर्ट सेशन का आगाज़ करते हैं BNB से। और इस मार्केट की करेक्शन में जो अभी तकरीबन शुरू हुई है, इसमें तमाम नए सपोर्टों के लेवल टूटने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले BNB ने 600 को ब्रेक करके 597 का लो प्रोवाइड कर दिया है। अब क्योंकि मार्केट ना इधर की है ना उधर की, तो यहाँ पर प्रेशर BNB का 595 और 590 की तरफ बढ़ेगा। ये प्रेशर इसके साथ साथ है अपर लेवल पे रेजिस्टेंस 605 की भी अपनाना यहाँ पर BNB के लिए दुश्वारियाँ क्रिएट करेगी। नाउ XRP, तो दोस्तों आपके सामने XRP की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। हम 1.45 से आपको अपडेट करते आ रहे हैं कि XRP का एक बुरा तरीन रिवर्सल शुरू हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, ये देखें, XRP की मार्केट कैप जो किसी टाइम पे 160 बिलियन थी, वो 63 बिलियन रह गई है। यानी कि देयर इज़ नो इंटरेस्ट, यानी कि डेवलपर भी इसमें कुछ फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अलबत्ता XRP ऐन मुमकिन है कि अब आने वाले दिनों में हमें 98 सेंट पे देखने को मिले, जैसे ही अगर $1 का लेवल ब्रेक करता है सोलाना ने यहाँ पे दोस्तों अपनी रेजिस्टेंस को मजबूत करने की कोशिश की, यानी कि 77, और जो हमें अंदेशा था वो कंप्लीट रहा 76.20 का। इसके नतीजे में सोलाना 75.60 तक का लो फराहम कर चुका है। दोस्तों ये प्रेशर और बढ़ रहा है और ये प्रेशर सोलाना को 75.20 तक लेकर के जा सकता है। इस दरमियान हमें अचानक हाइपर लिक्विड में कुछ बेटरमेंट देखने को मिल रही है। ये एक सरप्राइज़ के सिवा और कुछ भी नहीं है। 55.05 के लेवल ब्रेक होने पे नॉर्मली हाइपर लिक्विड 54.45 की यहाँ पर सपोर्ट को तोड़ रहा है, जो अगर आप कैंडल चार्ट ओपन करेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। इस चार्ट में 5 टोकन हैं जो डिस्कस करने के काबिल हैं, लेकिन हम इनमें से सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे ADA को। ADA ने दोस्तों यहाँ पर अपना लोअर लेवल प्रोवाइड किया। हम मॉर्निंग में 0.1960 पे थे और अब से कुछ ही देर पहले हमें ADA ने 0.1938 का लो फराहम कर दिया, यानी कि इसकी डीपर सपोर्ट हो गई है यूटिलाइज। अभी भी ADA में करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि 0.1945 से मज़ीद रिजेक्शन अगर हो गई तो यहाँ पे ADA 0.1928 की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा। चेन लिंक की करेक्शन दोस्तों आपके सामने तेज़ी से जारी है, जिसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर अभी Zcash मिस होने लगा था, मैं Zcash को यहाँ पे मस्ट ऐड करूँगा दोस्तों। तो Zcash यहाँ पे गाइस 505 की सपोर्ट को तोड़ चुका है। आप जानते हैं कि 505 में ही Zcash की अपर लेवल पे समझ लें जान अटकी हुई है और Zcash यहाँ पे 493 तक का लो दे चुका है। एक्सपेक्टेशन हमेशा 492 की रही हैं।
अब कहाँ 93 कहाँ 92 इनमें कोई बड़ा फ़र्क नहीं है। यही सूरत हाल रहती है। अभी भी हम दोस्तों 505 पे वापस नहीं आते नेक्स्ट 45 मिनट तक, तो जी कैश का ये करेक्शन लेवल हमें 485 से 486 की तरफ तेज़ी से लेके जाएगा। ठीक इसी तरह BCH के बारे में आपको अपडेट किया गया था गाइस कि BCH भी 218 और 17 के दरमियान करेक्शन की तैयारी करेगा 210 की। इसमें कोई शक नहीं है कि 210 अभी आया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने देखा कि यहाँ पर BCH मुसलसल डाउन साइड का शिकार है। इसे कहते हैं दोस्तों रियल टाइम करेक्शन, जो आनी ही होती है अक्सर मार्केटों से पहले। LTC लवर को यहाँ पे 45.20 की एक एंट्री मिल गई है दोस्तों। उसके बाद आते हैं एवेक्स पे। अभी तक एवेक्स ने कोई ख़ास यहाँ पे अपना लो लेवल फराहम नहीं किया, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने लगा हूँ कि सुबह एवेक्स जो है वो 6.53 पे अवेलेबल था और आपको 6.42 का इसका लो फराहम किया गया था कि ये एक नॉर्मल लो रहेगा। हम 6.42 को यहाँ पे रीचेक कर चुके हैं। अब मैं चाहूँगा कि तमाम व्यूवर्स जो हमारे एनालिसिस के बारे में पूछते हैं कि इन्हें कहाँ पे वेरीफाई किया जाए, मैं उनसे कहूँगा कि आप इसे बिटगेट, बिंगेक्स, बाइडफाई पे रीचेक जाके कर सकते हैं एनालिसिस के तौर पे। फर्दर डिटेल के लिए अभी भी एवेक्स में जो करेक्शन है वो दोस्तों 6.35 तक की पूरी तरह से बाउंसिंग लेवल की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। जल्दी से आते हैं दोस्तों टाओ की तरफ। टाओ ने यहाँ पे 205 को कोई अहमियत नहीं दी और जस्ट 30 और के बाद ही 205 का लेवल ब्रेक कर गया। इसीलिए मैंने हमेशा आपको एजुकेट करने की कोशिश की है कि 205 पे अगर 48 घंटे कंप्लीट होते तो उस लेवल की अहमियत बढ़ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अभी टाओ 201 और 204 के दरमियान रोटेट कर रहा है। बहुत ज़रूरी होगा कि टाओ 200 को प्रोटेक्ट करके 207 की रेजिस्टेंस इख्तियार करे। बढ़ते हैं XAU की तरफ। हमारे सुबह के तज्जिए के दरमियान XAU 4349 पे दोस्तों अवेलेबल था। आपको अपडेट किया गया था कि ये अपनी सपोर्ट तोड़ चुका है, ड्यूरिंग द वीडियो ही तोड़ चुका था और हम 4355 पे थे। अंदेशा यहाँ पे 4330 का बहुत ही करीब था। तो जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसके मुताबिक XAU ने गाइस यहाँ पे 4321 का लो दिया, ठीक है, यानी कि 4330 भी यहाँ पर ब्रेक कर गया और जो अब रिकवरी आ रही है वो 4368 4372 की डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट लेवल्स हैं। तो दोस्तों मिडनाइट में आकर के यहाँ पर एक बहुत हैवी किस्म की बुलिश कैंडल बन रही है। 4365 पे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का स्टे ये XAU को 4375 से 4380 तक की रेजिस्टेंस फराहम करने की एनर्जी पा रही है। हो सकता है कि हम 44 को टच एंड गो कर दें, इसलिए कि इंडेक्स जो है वो मिडनाइट में अक्सर आके लो कर जाता है। और अगर आप सपोर्ट जानना चाहते हैं तो ये आपके सामने है। यह है दोस्तों सपोर्ट 4320 की, जहाँ पे मार्केट 2 टाइम बाउंस ले चुकी है। 4320 4316। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।